जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो बहुत अच्छे और ध्यान से पढ़िएगा। जितना एक बार पढ़िए वो सॉलिड पढ़िए ताकि दोबारा उसको देखना ना पड़े। ठीक है। पेपर की डेट भी नजदीक आती जा रही है और हो सकेगा तो 18 तारीख को ही पेपर आपका करा दिया जाएगा। 11 को नहीं होगा क्योंकि आरओ का पेपर एआरओ का पेपर लगा हुआ है और उसकी कोई डेट आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। तो उम्मीद करिए 18 में हो जाएगा और हो सकेगा तो 2 दिन में आपका पेपर कराया जाएगा। ठीक है। अभी तक तो जो था कि एक ही पाली में पूरा पेपर कराया जाएगा, जो कि फॉर्म आपके बहुत ज्यादा हो चुके हैं। इस वजह से पेपर तो उसी डेट में होगा, लेकिन एक दिन और हो सकता है ले लिया जाए, यानी कि 2 से 3 पालियों में करवाया जाएगा, तो लगभग 2 दिन का आपका समय लिया जाएगा। ठीक है। तो तैयारी अच्छे से करते रहिए, जो भी पढ़िए एकदम सॉलिड पढ़िए, दोबारा उस चीज को पढ़ने की जरूरत ना हो। मैथ और रीजनिंग, हिंदी, ये 3 आपके सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपको पूरा का पूरा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर इसमें स्ट्रांग अगर आप नहीं हुए तो नंबर आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि जीएस बहुत बड़ी चीज है, उसमें नंबर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और हो सकता है बहुत से लोगों की जीएस भी अच्छी हो, तो कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करिए और प्रैक्टिस सेट साथ साथ सॉल्व करते रहिए। मैं आज आप लोगों के समक्ष यूपी पुलिस कांस्टेबल के मैथ का एक पेपर लेके आया हूं, और ये पेपर की खासियत ये है कि इसमें आपके प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं उन्हीं को मिलाकर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और ध्यान से क्वेश्चनों को समझिएगा, जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक 5 अंकों की संख्या है 24 7 x 8 44 से पूर्णतः विभाजित है, कौन सा अंक x के स्थान पर होगा। तो यहां पे जो आपको संख्या दे रखी है वो दे रखी है 24 7 x और 8, और ये संख्या जो है वो पूरी की पूरी 44 से विभाजित है। तो आपको 44 से विभाजित का नियम तो नहीं पता होगा, लेकिन आपको ये पता है 44 किससे किससे विभाजित होता है। जो 44 विभाजित होता है 4 से और 11 से। तो यहाँ पे हम इन दोनों के नियम लगाएंगे और दोनों के नियम से जो भी संख्या आ जाएगी वही हमारा आंसर होगा। तो 4 का नियम क्या कहता है, लास्ट के जो 2 अंक हैं वो हमारे कटने चाहिए 4 से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दे रखा है 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे 1 और 3 आपका कट जाएगा, क्योंकि अगर 1 लेंगे तो 18 होगा जो कि 4 से नहीं कटेगा, 3 लेंगे 38 होगा जो कि 4 से नहीं कटेगा। अब या तो यहाँ पे 2 होगा या तो 4 होगा। अब हम 11 का नियम लगा लेते हैं, 2 या 4 में से होगा, 11 का नियम लगा लेते हैं। 11 का नियम हमारा क्या कहता है, एकांतर अंकों का योग करेंगे और एकांतर अंकों का योग करके फिर उनका अंतर करेंगे, और अगर वो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए तो हमारा कटेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 7 2 9 9 8 17 आया। तो यहाँ पे 4 में हम क्या जोड़े कि हमारा दोनों को घटाने पर हमारा आ जाए 11। तो 4 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, 6 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 11, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, जो कि आपका ऑप्शन दे रखा है सेकंड वाला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और सारे क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा। पेपर आपका नजदीक आ रहा है तो क्वेश्चनों को अच्छे से समझते रहिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट होता है कि हमको ये नहीं आता है या ये चैप्टर हमारा नहीं क्लियर है, तो उस चैप्टर को जरूर क्लियर करें, चाहे मेरा वीडियो देखें या किसी और का वीडियो देखें जिससे भी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो कंटिन्यू आप पढ़ते रहें, कम से कम 3 से 4 घंटे आपकी पढ़ाई बहुत जरूरी है, जो कि एकदम सॉलिड पढ़ाई होनी चाहिए उस बीच। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, नीचे दी गई भिन्न में से कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है। कौन सी भिन्न जो है वो 13/19 के बराबर नहीं है। जो पहला ऑप्शन दे रखा है 39/57, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है 91/133, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 195 247, और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है 208/304।
अब कह रहा कौन सा हमारे इसके बराबर नहीं है, यानी कि जो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं इनमें हम इसको न्यूनतम रूप में लिखते हैं काट के, और जो भी आंसर आता है वो देख लेते हैं 13/19 है या नहीं। तो यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो ये हमारी 3 से कट जाएगी, 13 तिया 39 और 19 तिया 57, हमारा 13/19 के बराबर आ गया। इसको अगर हम काटेंगे 7 से कट जाएगा, 13 सत्ते 91 और 7 से इसको काटेंगे तो भी आपका आ जाएगा कितना, 19, 19 सत्ते 133। इसको अगर हम काटेंगे तो यहाँ पे तो ये हमारा 3 से कटेगा, लेकिन ये हमारा 3 से कटेगा नहीं, तो यही हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा, और ये भी दोनों हमारी संख्याएं कट जाएंगी और आंसर हो जाएगा इसका सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, रूट के अंदर है 3 प्लस रूट के अंदर 27 प्लस रूट के अंदर 73 प्लस रूट के अंदर है 64। ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आते होंगे, और ध्यान से करिएगा क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ना प्लस की जगह माइनस भी दे रखा होता है। अगर प्लस है तो जोड़िएगा, माइनस है तो घटाइएगा। तो यहाँ पे 64 किसका वर्ग होता है, 8 का, प्लस लगा हुआ है तो जोड़ देंगे, ये हो गया 81। 81 किसका वर्ग होता है, 9 का, 9 हमने जोड़ दिया, ये हो गया 36। 36 किसका होता है, 6 का, ये भी आपका जुड़ जाएगा 9, और 9 का जब आप रूट निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3, जो कि हो जाएगा सी वाला आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से संबंधित है, जो कि आपका दे रखा है 80/5 गुणे 26 माइनस 8/4, और ये भाग में दे रखा है 12। इसको हमें सॉल्व करना है। तो आपको पता है जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है तो आपका बॉडमॉस लगता है, और बॉडमॉस में सबसे पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट के में अगर आपका दे रखा है, ब्रैकेट में अगर आपको भाग दे रखा है, गुणा दे रखा है, जोड़ना और घटाना दे रखा है, तो सबसे पहले हम भाग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो 26 में से 2 चला जाएगा, 24 बचेगा। इधर आपका भाग का निशान है 12, तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, जो कि 5 से गुणा हो जाएगा, 5 दूना 10, और यहाँ पे ये 80 आपको दे रखा है। इन दोनों को भाग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो गया आपका बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका औसत का है, कह रहा है 11 पारियों में 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी में कितने स्कोर करना होगा, रन का स्कोर करना होगा। तो यहाँ पे जो दे रखा है 11 पारियां हैं, 11 पारी हैं जिनमें औसत उसका 51 दे रखा है। कह रहा है अगली पारी यानी कि 12वीं पारी में वो कितने रन बनाए जिससे उसके औसत में 2 की वृद्धि हो जाए। औसत में 2 की वृद्धि के बारे में कह रहा, जब हमें औसत में 2 की वृद्धि करनी है, औसत में तभी 2 की वृद्धि होगी जब सब में 2-2 आपका बढ़ेगा। तो जब सब में 2-2 बढ़ेगा, टोटल 12 पारियों में 2-2 की वृद्धि करनी होगी, तो टोटल वृद्धि कितनी होनी चाहिए, 24 की। यानी कि जो पहले औसत था उसमें हम क्या करेंगे, 24 जोड़ देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि 75 रन। यानी कि 12वीं पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए, 75 रन उसको बनाने चाहिए, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, पार्टनरशिप से संबंधित है। कह रहा है ए ने 75,000 रुपए लगाकर के साथ एक कारोबार शुरू किया। बी कुछ समय बाद 37,500 रुपए के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3 और 1 के अनुपात में लाभ साझा किया है तो बी कितने महीने बाद हमारा शामिल हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा, ए ने व्यापार आरंभ किया, कितने रुपए लगाकर, 75,000 रुपए लगाकर उसने व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी आ जाता है, बी जो आता है वो 37,500 रुपए के साथ में व्यापार में शामिल होता है। अब आपको पता है जब भी पार्टनरशिप के क्वेश्चन आते हैं, जो जितने समय के लिए पैसे लगाता है उसको प्रॉफिट उतना ही दिया जाता है। ए ने कारोबार शुरू किया और अंत तक लगाया है, यानी कि पूरा 1 वर्ष के लिए, यानी कि 12 माह के लिए।
बी ए ने लगाया 12 माह के लिए और बी कुछ समय बाद आता है, तो कितने समय के लिए उसका पैसा लगा, तो हमने मान लिया x माह के लिए लगा। और जो प्रॉफिट होता है वो बांट लेते हैं 3 और 1 के अनुपात में। यहां से हम अनुपात निकालेंगे, 2 जीरो पड़ गए और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं डबल दे रखा है, तो ऊपर हो गया 12 दूना 24 बटे में ये 3 आ जाएगा और बराबर में हो जाएगा x, तो x बराबर आ गया 8। यानी कि उसका जो धन लगा वो 8 माह के लिए लगा, उसका जो धन लगा है वो 8 माह के लिए लगा है। तो कितने समय बाद आया था, तो आंसर हो जाएगा 4 माह बाद। 12 से घटा देंगे 8 को, आंसर हो जाएगा 4 माह, यानी कि ए वाला आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनुपात से संबंधित है। कह रहा है x का मान ज्ञात करना है, समानुपात में दे रखा है। ये दे रखा है 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9/2। तो समानुपात जब भी होता है तो आपको पता है अंदर का गुणा बराबर होता है बाहर के गुणे के, तो गुणा कर लेते हैं। 12x/60 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा बाहर का 9 चौक 36 बटे 5 दूनी 10। 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 3 36 हो गया, तो x बराबर 6 3 18। x बराबर जो हो जाएगा वो 18 आ जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एलसीएम एचसीएफ से संबंधित है, जो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, उसके बाद 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापन से विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित कर दिया गया, परिणामी ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गया, शुरुआत में क्या किया गया, 3003 से गुणा किया गया, यानी कि कोई एक संख्या रही होगी, मान लेते हैं x, इसका 3003 से गुणा कर दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, 7, 11 और 13 के लघुत्तम से भाग किया गया। तो 7, 11 और 13 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 1001, यानी कि ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं और तीनों का गुणा हमें करना पड़ेगा, 1001 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो क्या कहा गया, एलसीएम से भाग कर देते हैं, तो 1001 से भाग किया गया और उसके बाद क्या कह रहा, विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित कर दिया गया, यानी कि फिर से स्वयं से यानी कि x से विभाजित कर दिया गया। तो x से x कैंसिल हो जाएगा और इसको काटेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3 का आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हो गया आपका सी वाला। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, तो क्वेश्चनों को अच्छे से समझिएगा और इसी लेवल में ही पेपर आएगा, बहुत ज्यादा पेपर का लेवल हाई नहीं होगा। कंपटीशन मानते हैं बहुत होगा क्योंकि फॉर्म भी आपके बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये लेवल हटा दिया जाए और एसएससी लेवल का पेपर बना दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आप अपने लेवल में तैयारी करिएगा, बहुत ज्यादा हाई लेवल जाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक परीक्षा में एक छात्र 85% अंक प्राप्त करता है, 4 विषय में उसके अंक हैं 79%, 81%, 88% और 94%। 5वें विषय में अर्जित अंक उसको ज्ञात करने आपको। तो पहले विषय में मिले हैं उसको 79%, मान लेते हैं पूर्णांक जो था वो 100 का था, 79 अंक मिले। दूसरे विषय में भी पूर्णांक अगर 100 का था तो उसको मिले 81 अंक। तीसरे विषय में भी पूर्णांक 100 का था, उसको मिले 88 अंक। चौथे विषय में पूर्णांक 100 का था और उसको मिले हैं 94 अंक। कह रहा 5वें विषय में उसको कितने अंक मिले, और ताकि टोटल जो उसे 85% के अंक हो जाए। पूर्णांक जो हो जाएगा 500 का और 500 में उसे 85% अंक मिले, यानी कि टोटल अंक जो उसे मिले हैं 50, 25, 60, 25, 40 और 2 42। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं, जितना कम पड़ेगा उतना हम यहाँ पे जोड़ देंगे, यानी कि 9 और 1 10, 8 18, 4 22 का 2 हासिल आया 2, 7 और 9 9 18, 18 और 8 8 16, 16 दूना 32, 33 34, यानी कि ये आ गया आपका कितना
342। 4 विषयों में टोटल 342 अंक हो गए और टोटल में चाहिए 425। तो दोनों को हम घटा देंगे तो 5 में से 2 गया यानी कि 3 आ गया और 42 में से 34 गया आपका, हो गया आपका 8। तो आंसर उसका क्या हो जाएगा? जो पांचवें विषय था, पांचवें विषय में उसको कितना प्रतिशत अंक चाहिए? तो 83% अंक चाहिए, जो कि आंसर हो गया आपका ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा, दो वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया था। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% का लाभ लेकर बेचा गया और दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर बेचा गया। कुल लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं दो वस्तुओं जिनका क्रय मूल्य 100 रुपए था, तो दोनों को 25% अधिक अंकित किया गया, यानी कि जो दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य हो गया 125 रुपए। तो पहली वस्तु भी अंकित मूल्य 125, दूसरी का भी अंकित मूल्य 125। तो पहली वस्तु को क्या करता है? 20% का लाभ लेता है, तो 120 बटा 100 हो जाएगा। 25 पंजे 25 चौको 100, 4 से काट दिया, 4 3 12, यानी कि कितना आ गया? पहली वस्तु का 150 रुपए, यानी कि जिसको प्रॉफिट पे बेचा गया। दूसरे में क्या कह रहा है कि 10% की हानि पर बेचा गया, यानी कि 125 को 10% की हानि यानी कि कितने? 90 पे बेचेगा। 0 से 0 कैंसिल, गुणा कर लेते हैं। 9 बचे 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, 9 1 9 2 11, यानी कि आंसर हो जाएगा दूसरी वस्तु का जो मूल्य हो गया 112 रुपए 50 पैसे। टोटल जो विक्रय मूल्य आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 112 रुपए 50 पैसे, ये हो जाएगा आपका 262 रुपए 50 पैसे। पहली वस्तु का क्रय मूल्य भी 100 था, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य भी 100, यानी कि टोटल क्रय मूल्य जो था वो कितना था? 200 रुपए का। अब 200 रुपए का क्रय मूल्य हो गया, 262 रुपए हमने विक्रय कर दिया, तो प्रॉफिट जो हो गया वो हमारा कितना हुआ? 62 रुपए 50 पैसे का। किस पे? 200 पे, और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 31.25% का उसका क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि 31.25%, यानी कि आंसर हो गया आपका डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक कप सेट जब 720 रुपए में बेचा जाता है तो 20% का नुकसान होता है, 5% लाभ के लिए उसे कितने में बेचा जाएगा? तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था, 720 रुपए में बेचा जाता है तो 20% का जब नुकसान होगा तो बेचा कितने प्रतिशत पे जाएगा? 80% पे। और अब क्या चाहिए उसको? 5% का प्रॉफिट चाहिए, तो हम गुणा कर देंगे 105 से। 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 9 72, 9 से गुणा कर देंगे, 9 5 45, 9 1 9, यानी कि आंसर हो गया 945 रुपए का। 945 यानी कि सी वाला आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, अन्ना ने किसी बैंक में एक निश्चित राशि का निवेश किया जो साधारण ब्याज देता है। 2 वर्ष के अंत में निवेश का मूल्य 240 रुपए था। 3 साल तक उसने और इंतजार किया और अंत में 420 रुपए प्राप्त किया। उसके द्वारा प्रारंभ में निवेश की गई राशि क्या थी? तो यहाँ पे देखेंगे 2 वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद जो मिला है 240 रुपए उसको मिल रहे थे, लेकिन उसने 3 वर्ष का और इंतजार किया, तो टोटल कितने वर्ष हो जाएंगे? 5 वर्ष। तो 5 वर्ष में जो मिला है उसको 420 रुपए।
अब यहाँ पे जो राशि बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमको ब्याज ज्यादा मिला 3 वर्षों में। तो 3 वर्षों में ब्याज हमको जो मिला है, 3 वर्षों में जो हमें ब्याज मिला है वो कितना मिला? दोनों का अंतर यानी कि 180 रुपए का। तो 1 वर्ष का अगर हम ब्याज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 रुपए का 1 वर्ष का। तो पहले हमको दे रखा था 2 वर्षों का। तो 2 वर्षों में अगर हम ब्याज देखेंगे तो 2 वर्षों में जो हमारा ब्याज होगा तो 60 दूना 120 रुपए का ब्याज मिलेगा। मिश्र धन हमारा 240 था, ब्याज हमारा 120। अगर हम घटा देंगे तो हमारा मूलधन भी आ जाएगा कितना? 120 रुपए का। तो मूलधन भी हमारा कितना हो जाएगा? 120 रुपए का, जो कि आंसर हो जाएगा इसका बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जिसमें सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। यदि भुजाएं ए बी सी और सी ए के मध्य बिंदु पी क्यू आर है तो पी क्यू आर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपको त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और आपको पता है समबाहु त्रिभुज में क्या होती है? सारी भुजाएं बराबर होती है। तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। अब क्या कह रहा है? ए बी बी सी और सी ए का जो मध्य बिंदु है पी क्यू और आर है, इनको मिलाने पर एक ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी एक त्रिभुज भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर नया त्रिभुज बनता है, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर अगर नया त्रिभुज बन रहा है तो जितने भी त्रिभुज बनेंगे सारे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो त्रिभुज होंगे तो 1 2 3 और 4, टोटल हमारे 4 त्रिभुज बन रहे हैं। यानी कि जो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाएगा और सारे के क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर होंगे चारों के। तो हमको त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताना है, जो कि सारे बराबर होंगे। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 4 से भाग कर देंगे। तो समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा की 4, तो 4 गुणा 4 ये हो गया। तो इसका जो क्षेत्रफल आया 4√3 आया। और हमें क्या है? ये 4 त्रिभुज हमारे बन रहे हैं तो 4 से भाग कर देंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा √3 का। जो छोटा वाला पी क्यू आर त्रिभुज आया उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका √3 का। √3 यानी कि आंसर हो गया आपका बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से है। क्वेश्चन में कह रहा ए बी से 2 गुना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि सी अकेला कोई काम 30 दिनों में पूरा करता है तो वे एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब इस क्वेश्चन में कह रहा ए बी और सी 3 लोग हैं। ए बी से 2 गुना कुशल है, बी से 2 गुना है, और बी जो है सी से 3 गुना कुशल है। अगर ये 1 था तो ये हो गया 3 और ये 2 गुना है यानी कि ये हो जाएगा 6। ये जो आया इनकी क्षमता का अनुपात आया, इफिशिएंसी का अनुपात है। और आपसे तीनों मिलकर यहाँ पे जो दे रखा है सी किसी काम को करता है 30 दिन में। अगर हम टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क हमारा क्या होता है? दिन गुणे समय, दिन गुणे क्षमता। दिन जिसका भी आपको दिन दे रखा है उसका दिन और उसी की क्षमता से अगर हम गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे टोटल वर्क आ जाएगा 30 गुणा 1, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब इसको क्या कर रहे हैं? तीनों लोग मिलकर कर रहे हैं, तो तीनों लोग जब मिलकर करेंगे तो कितना समय लेगा? 6 3 9 और 1 10, 10 से हम भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तीनों मिलकर जब करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? 3 दिनों में करेंगे। आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कि 1 घंटे में तय कर रही तो बिना रुके उसकी चाल हो गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि वह सभी स्थानों पर रुके
तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है? यहाँ पे 1 घंटे में तय की गई दूरी आपको दे रखा है, यानी कि वही आपकी चाल हो जाएगी। 1 घंटे में तय की गई दूरी ही प्रति किलोमीटर की चाल होती है। तो जब नहीं रुकती है तो उसकी जो चाल है वो आपको दे रखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की, और जब रुकती है तो चाल हो जाती है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको क्वेश्चन हमने बताए भी थे, तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को? चालों का अंतर, सबसे पहले चालों का अंतर करते हैं बटे बिना रुके चाल, यही आपका समय है। तो चालों का अंतर हो गया 9 बटे बिना रुके चाल कितनी थी? 45, और ये जो आंसर आएगा 9 कम 9, 9 बचे 45, यानी कि 1/5, ये आएगा घंटे में। मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 60 से गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा 12 मिनट, यानी कि प्रत्येक घंटे वो कितने मिनट के लिए रुकती है? तो 12 मिनट के लिए रुकती है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से है। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई राशि 2 वर्षों में 1600 रुपए और 3 वर्षों में 1680 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जब भी आपको लगातार समय दे रखा हो, जब भी आपको लगातार समय दे रखा हो और दर ज्ञात करना है, तो एक आसान सा तरीका है दर ज्ञात करने के लिए, मिश्र धनों का अंतर, मिश्र धनों का अंतर बटे पहला मिश्र धन और गुणा 100 कर देंगे, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1600 और 1680 आपको दे रखा है मिश्र धन, तो दोनों का जब अंतर करेंगे तो अंतर कितना आएगा? 80 का, बटे पहले वाला 1600 और गुणा 100। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 16 से काटेंगे 16 पंजे 80, यानी कि जो दर हो गई वो कितनी हो गई हमारी? 5% की। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। जब भी आपको लगातार वर्ष दे रखे, 2 3 है, 3 4 है, 4 5 है, 1 2 है, तो इस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास क्या होगा? तो आपको पता है जब एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है तो दोनों के क्या होते हैं? आयतन बराबर होते हैं। तो जब आयतन बराबर होते हैं, दोनों के आयतन को बराबर रख देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे आर आपको कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणे 10 गुणा 10, ये बराबर किसका होगा? शंकु के आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच बराबर 10 दे रखा है, हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है, सॉरी व्यास आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1 10 से 1 10 कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 गुणा 10 100, और ये हो गया 4। तो आर बराबर जो मान आ गया 10 की जगह पे 100 की जगह पे 10 हो जाएगा, 4 की जगह पे 2, यानी कि आंसर कितना हो गया? आर बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर का। हमें व्यास बताना है, और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है। तो व्यास ही बराबर हो जाता है 2r, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर का व्यास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या xy 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 के रूप में 6 अंकों की संख्या को विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको संख्या दे रखी है xy xy और xy, 2 अंकों की संख्या है जो कि 3 बार रिपीट हो रही है। 2 अंकों की संख्या को 6 अंकों की संख्या बनाई गई जो कि 3 बार रिपीट हो रही। तो चाहे तो आप इस रूप में कर दें, या तो अगर हम कह दें 1 2 1 2 1 2, यानी कि 12 को 6 अंकों की संख्या बनाई गई और रिपीट करके बनाया गया। तो जब भी ऐसी संख्या आता है या ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें हमारा जो विभाजित होगा वो हो जाएगा 10,101 से। अब वो हम कैसे पता करेंगे उसके लिए थोड़ा सा समझिएगा।
जैसे यहाँ पे ये संख्या हमारी दे रखी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, XY गुणे 10,000 प्लस XY गुणा 100 प्लस XY, ये हम लिख सकते हैं। दो संख्याएं हमने एक साथ दे ली, बाद में जितनी संख्याएं थी उतने जीरो लगा दिए, फिर दो संख्याएं ले ली, प्लस का निशान लगाया, और ये जैसे अगर हम कह दें कि कोई संख्या अगर 25 है तो 25 को आप क्या लिखते हैं, बाद में भी अगर 2 लिख रहे हैं, 2 गुणा 10 प्लस का 5 हम लिखते हैं। अगर हम कह दें 253 है, 253 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा 100 लिखेंगे, प्लस 50 गुण 5 गुणे 10 लिखेंगे, और प्लस का 3 लिखेंगे, यही तो लिखा जाएगा एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो सेम वही चीज हमने यहाँ पे भी कर दिया। अब जब हम इसमें से हमारा XY हम कॉमन ले लेंगे, तो ये जब XY हमारा कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे जो बचेगा वो 10,000 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 100, और यहाँ पे आ जाएगा 1, और XY, और जब इन सबको जोड़ेंगे तो 10,101 हमारा आएगा, और यही हमारा किस संख्या से विभाजित हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको बी वाला दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, कह रहा है आपको जो मान निकालना है 1/0.000378, इसका मान आपको ज्ञात करना है, और क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3.718 बराबर दे रखा है 1/0.2689, ये आपको दे रखा है। यहाँ पे ये आपका ये वाली संख्या ऊपर दे रखी है और उधर बटे में दे रखी है, तो हम यहाँ पे भी बटे में लाएंगे, तो इसको जब हमने बटे में कर दिया 3.718, और ये बराबर में है, नीचे थी तो ये ऊपर हो जाएगी 0.2689। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन में दे रखा था 3 के बाद दशमलव, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है दशमलव बाईं ओर खिसक आया, तो जब दशमलव बाईं ओर खिसकता है तो हमारा क्या होता है, गुणा हो जाता है, और जब दाईं ओर जाते हैं तो उसमें हम भाग करते हैं। तो कितने अंक बाईं ओर आया है, 4 अंक आया है भाई, 3 के बाद था, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 अंक बाईं ओर आ रहा है, तो जब 4 अंक बाईं ओर आएगा तो हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 अंक बाईं ओर लाने के लिए नीचे 10,000 से गुणा कर देंगे, तो ये दशमलव यहां से हटकर आगे आ जाएगा 4 अंक। तो हमें इसी का मान निकालना है, ये जो 10,000 आया इसको इधर हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2689 गुणा 10,000, और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, बटे में 10,000 यहाँ पे भी आ जाएगा, ये कट जाएगा, और आंसर हो गया आपका 2689 का, और 2689 यानी कि पहला वाला आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, और जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में कह रहा 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ 15 प्रशिक्षु 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 विशेषज्ञ 6 प्रशिक्षु इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा 7 विशेषज्ञ हैं प्लस का 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को करते हैं 9 दिन में, और यही इसी कार्य को 4 विशेषज्ञ प्लस 15 प्रशिक्षु करते हैं 12 दिन में। तो यहाँ पे सबसे पहले अनुपात निकालते हैं, तो 3 से काट गया, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 का गुणा इधर हो जाता है, 7 त्रिक 21 विशेषज्ञ हो गए, प्लस 5 दिए 15 प्रशिक्षु हो गए, बराबर में 4 चौक 16 विशेषज्ञ प्लस का 15 चौको 60 प्रशिक्षु। तो विशेषज्ञ एक साइड कर लेते हैं, प्रशिक्षु को एक साइड करेंगे, तो ये इधर आएगा 5 विशेषज्ञ बराबर 15 उधर जाएगा, घट जाएगा 45 प्रशिक्षु हो जाएगा। तो विशेषज्ञ बटे प्रशिक्षु अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 45 बटे 5 यानी कि 9 और 1। ठीक, अब ये जो प्रशिक्षु और विशेषज्ञ का अनुपात आया है, इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख लेते हैं, चाहे इधर रखते हैं चाहे उधर रखते हैं।
तो किसी एक में रख के टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं और जो क्वेश्चन में पूछा रख दिया है उसमें भी मान रख के हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो 7 गुणा 9 प्लस का 5 गुणा 1 प्रशिक्षु की जगह पे 1 हो जाएगा, 5 गुणा 1 और ये सब मिलके करते हैं 9 दिन में। तो यहां से अगर हम टोटल निकालेंगे 7 9 63, 63 और 5 68 हो जाएगा और 9 ये टोटल आपका हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या कह रहा, 5 विशेषज्ञ 6 प्रशिक्षु, तो 5 आपका विशेषज्ञ है प्लस का 6 प्रशिक्षु है, तो विशेषज्ञ की जगह पे कितना हो जाएगा 9, 5 9 गुणे 5 प्लस 6 गुणा 1, 9 बचे 45 और 6 कम 6 45 और 6 कितना हो गया 51, यानी कि 51 इंटू कितने दिन आपको लगेंगे। तो यहां से काटेंगे 17 3 51, 17 चौको 68, 3 से काट लिया 3 3 का 9, तो कितना हो गया 4 3 12 दिन। आंसर हमारा कितना आ जाएगा 12 दिन का, जो कि हो गया बी वाला। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझे होंगे और जो भी क्वेश्चन अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको कराए हैं ये आपके सारे प्रीवियस ईयर के हैं और किसी ना किसी पेपर में किसी ना किसी ईयर में आपके पूछे गए, जो कि आपका यूपीपी कांस्टेबल के ही पेपर में सारे क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा और आप लोग इसी तरीके से अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए और कोशिश करिए जो भी एक बार पढ़ रहे हैं उसको दोबारा पढ़ना ना पड़े। मैं इसी तरीके से और भी वीडियो आप लोगों के लिए लेता आऊंगा मैथ के लिए, और रीजनिंग के मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं जो कि आपके पेपर से संबंधित ही है, जिसमें नए नए लॉजिक हैं, अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन रहेंगे, तो उनको भी आप देखते हुए अपना लॉजिक अच्छे से समझिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।